Good morning everyone. Myself Dr. Shivaji Sarkar. Today I am going to discuss about the topic on fat and oils. ये फैट एंड ऑयल टॉपिक के ऊपर मैं आज डिस्कस करने से पहले सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर्स को मेरा चैनल डॉक्टर सरकार होम ट्यूशन में सभी को वेलकम करता हूं और उसके साथ ही साथ सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर्स को ये बोलना चाहता हूं जो भी स्टूडेंट्स एंड जो भी व्यूअर ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद मेरा चैनल के अंदर जितनी सारी वीडियोज़ हैं और सभी वीडियोज़ को देखें और समझें और उसके बाद उसके मन के अंदर कोई भी टाइप के डाउट हो सब्जेक्ट एंड टॉपिक रिगार्डिंग तो वो मुझे क्वेश्चन पूछ सकता है मेरा चैनल के कमेंट बॉक्स के अंदर, नहीं तो मुझे वो क्वेश्चन ईमेल के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। तो आज मैं जो 2 पॉइंट के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ वो 2 पॉइंट है जो हम लोग जब नोमेनक्लेचर करेंगे फैट एंड ऑयल्स की तो हम लोग किस तरीके से नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। और दूसरा जिस पॉइंट के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे आज वो पॉइंट है जो हम लोग फैट एंड ऑयल के अंदर कौन से टाइप के केमिकल रिएक्शंस देख सकते हैं और देख पाएंगे। तो सबसे पहले जिस पॉइंट के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है नोमेनक्लेचर। और हम लोग जानते हैं कंपाउंड ऑर्गेनिक हो कंपाउंड इनऑर्गेनिक हो कंपाउंड के नोमेनक्लेचर करना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम लोग उस कंपाउंड के नोमेनक्लेचर नहीं करेंगे तब तक हम लोग उस कंपाउंड को इजीली आइडेंटिफाइड नहीं कर पाएंगे। तो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है जो हम लोग जानते हैं जो कंपाउंड को नोमेनक्लेचर करने के लिए हमारे पास जैसे नंबर ऑफ वे है, हम लोग कंपाउंड को कॉमन नेम में पूछ सकते हैं, नोमेनक्लेट कर सकते हैं। हम लोग कंपाउंड को आईयूपीएसी सिस्टम, हम लोग कंपाउंड को डिराइव सिस्टम से भी नोमेनक्लेट कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन अभी इस जगह पे जनरेट हो रहा है जब हमारे सामने वो कंपाउंड फैटी एसिड है और वो फैटी एसिड हो तो उस कंडीशन में हम लोग उस कंपाउंड को किस तरीके से नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो जब हमारे सामने एज ए कंपाउंड फैटी एसिड हो तो उस जगह पे हम लोग उस कंपाउंड को नोमेनक्लेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ 5 वे और 5 तरीके से 5 वे जो मैंने अभी बोला। तो अभी क्वेश्चन ये भी जनरेट हो रहा है वो 5 वे एंड 5 रास्ता 5 तरीका क्या क्या है। तो 5 रास्ता 5 तरीका है डेल्टा सिस्टम, ओमेगा सिस्टम, सिस्टमेटिक वे एंड फोर्थ इज टेलीग्राफिक सिस्टम एंड लास्ट इज द कॉमन सिस्टम। दैट मीन्स मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जब भी हम लोग फैटी एसिड को नोमेनक्लेट करेंगे तो हम लोग चाहे तो फैटी एसिड को नोमेनक्लेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ 5 वे। और मैंने इसीलिए बोला जो टाइप दे आर 5 टाइप आर अवेलेबल विद द हेल्प ऑफ दिस 5 टाइप वी कैन और वी आर एबल टू नोमेनक्लेट द कंपाउंड इफ द कंपाउंड इज एन फैटी एसिड। तो हमें अभी ये देखना है ये 5 तरीका जो मैंने अभी बोला ये 5 तरीका क्या है और उसे हम लोग समझेंगे बाय द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। तो सबसे पहले जिस पॉइंट के ऊपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है डेल्टा नोमेनक्लेचर सिस्टम। तो कंपाउंड जब हम लोग नोमेनक्लेट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ डेल्टा नोमेनक्लेचर सिस्टम तो उस जगह पे हमें कौन सी चीज़ के ऊपर याद रखना है। यहाँ पर हमें 3 चीज़ के ऊपर याद रखना है। पहला हमें देखना है कंपाउंड जो हम लोग ले रहे हैं एज एन फैटी एसिड उसमें कितनी कार्बन प्रेजेंट है, सेकेंड उसमें कितनी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है एंड तीसरा नंबर ऑफ कार्बन एटम स्टार्टिंग फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ऑल्सो बी कॉल्ड एज एन अल्फा कार्बन एंड टू द कार्बन विद द फास्ट डबल बॉन्ड। तो इसे हम लोग अभी समझ लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल देख पा रहे हैं और इस एग्जाम्पल में भी हम लोग देख पा रहे हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन हम लोग यहाँ पर 18 देख पा रहे हैं और इसके साथ ही साथ हम लोग एक डबल बॉन्ड भी देख रहे हैं जो डबल बॉन्ड यहाँ पर 9 और 10 के बीच में है। और जब हम लोग इसे 9 एंड 10 के बीच में देख रहे हैं तो क्वेश्चन अभी वही जनरेट हो रहा है जो हम लोग इसका डबल बॉन्डिंग की जब हम लोग इसका नंबरिंग करेंगे तो हम लोग नंबरिंग इस साइड से करें ना हमारा जो 18 नंबर जहाँ पर है इस साइड से करें। तो यहाँ पर जब हम लोग डेल्टा नोमेनक्लेचर सिस्टम्स को फॉलो करते हैं तो उस कंडीशन में हमें याद रखना है कार्बोक्सिलिक एसिड की एंड और कार्बोक्सिलिक एसिड जिस साइड में और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिस साइड में है उस साइड से हमें नंबरिंग शुरू करना है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में हम लोग देख सकते हैं जो कार्बोक्सिल ग्रुप इस साइड पे है और इसीलिए हम लोग इस कार्बन की कार्बन नंबर 1 बोल रहे हैं और इसे कार्बन नंबर 1 हम लोग कंसिडर करें तो इस कार्बन को हम लोग कार्बन नंबर 9 बोल रहे हैं और इसीलिए इस डबल बॉन्ड को हम लोग 9 एंड 10 इसके बीच में हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर इसे डेल्टा 9 बोला जा रहा है। तो मैंने जो बोला जो यहाँ पर हमें 3 पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने ऑब्जर्व किया। पहला पॉइंट हम लोगों ने देख लिया टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है हम लोग देख पा रहे हैं इसमें टोटल नंबर कार्बन 18 है। सेकेंड पॉइंट पे हम लोगों ने देख लिया इस जगह पे डबल बॉन्ड कितना है, एक डबल बॉन्ड है और वो डबल बॉन्ड हम लोगों ने देख लिया किसके बीच में है 9 नंबर एंड 10 नंबर के बीच में है। इसीलिए हम लोगों ने इसे लिखा 18:1 डेल्टा 9।
अभी सेकेंड जो नोमेनक्लेचर सिस्टम है इसे हम लोग ओमेगा नोमेनक्लेचर सिस्टम बोलते हैं। और हम लोग अभी देख लेंगे जो ओमेगा नोमेनक्लेचर सिस्टम्स में से हम लोग जो कंपाउंड को नोमेनक्लेट करेंगे तो उसे हमें उस जगह पे हमें कौन से पॉइंट के ऊपर फोकस करना है। यहाँ पर भी हमें 3 पॉइंट के ऊपर फोकस करना है। पहला पॉइंट, इसमें कार्बन कितना है और कार्बन एटम कितना है। सेकेंड पॉइंट हमें देखना है इसमें डबल बॉन्ड कितना है। और थर्ड पॉइंट जिसके ऊपर हमें फोकस करना है वो है यहाँ पर हमें मिथाइल एंड किस साइड में है। जिस साइड में मिथाइल एंड हो उस साइड से हमें नंबरिंग शुरू करना है। जैसे हम लोगों ने डेल्टा नोमेनक्लेचर में हम लोगों ने देखा कार्बोक्सिल एंड जिस साइड में है उस साइड से हम लोगों ने नंबरिंग शुरू किए थे। और यहाँ पर मतलब ओमेगा नोमेनक्लेचर सिस्टम में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर मूवमेंट करना है फ्रॉम मिथाइल एंड से। तो इसे भी हम लोग एक एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल देख पा रहे हैं और इस एग्जाम्पल में भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन 18 है और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड एक ही देख रहा है, मतलब ये कंपाउंड भी हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो क्वेश्चन वही जनरेट हो रहा है, हम लोग मूवमेंट कहाँ से करेंगे। तो मैंने अभी बोला जहाँ पर मिथाइल एंड हो वहाँ से हमें शुरू करना है। तो यहाँ पर हम लोग मिथाइल एंड देख पा रहे हैं और इसीलिए इसे कार्बन नंबर 1 कंसिडर करेंगे और उसके हिसाब से कार्बन नंबर 9 है और यहाँ पर डबल बॉन्ड 9 एंड 10 के बीच में है। और इसीलिए जब हम लोग इसको नोमेनक्लेचर करेंगे और इसका नाम रखेंगे तो उस जगह पर हम लोग उसे क्या लिखेंगे, यहाँ पर 18 कार्बन है इसीलिए 18 बोल रहे हैं। यहाँ पर हम लोग जो डबल बॉन्ड, यहाँ पर जो हम लोग डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड दिख रहे हैं और वो डबल बॉन्ड यहाँ पर 9 के बीच में है, 10 के बीच में, 9 एंड 10 के बीच में, इसीलिए हम लोग इसे 18:1 ओमेगा 9 के हिसाब से कंसीडर कर रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया जो यहाँ पर टोटल नंबर अब 18 कार्बन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड 1 है और यहाँ पर जो डबल बॉन्ड 9 एंड 10 के बीच में है और यहाँ पर मूवमेंट हम लोगों ने मिथाइल ग्रुप से की और इसीलिए हम लोग इसे 18:1 ओमेगा 9 बोल रहे हैं। और उसके बाद हम लोग अभी देख लेंगे नेक्स्ट नोमेनक्लेचर सिस्टम्स को, जिसे हम लोग यहाँ पर सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर सिस्टम्स बोलते हैं। और जब भी हम लोग कोई कंपाउंड को नोमेनक्लेचर, पर्टिकुलरली फैटी एसिड के नोमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू द सिस्टमेटिक वे पे एंड सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर सिस्टम्स को फॉलो करेंगे तो ये जो तरीका है ये तरीका सिमिलैरिटीज रखते हैं अकॉर्डिंग टू द आईपीसी नोमेनक्लेचर के जैसा। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जब भी हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे फैटी एसिड की अकॉर्डिंग टू द सिस्टमेटिक वे और सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर सिस्टम्स, तो उस जगह पे इस नोमेनक्लेचर के जो वे है, इस नोमेनक्लेचर के जो रूल है, उस रूल के साथ आईपीएससी सिस्टम्स एंड आईपीएससी नोमेनक्लेचर की नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस जगह पे हमें 2 पॉइंट के ऊपर फोकस करना है। हम लोग सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर सिस्टम सैचुरेटेड एज वेल एज अनसैचुरेटेड दोनों कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल कर सकते हैं और एप्लीकेबल हो सकता है। जब हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड हो तो उस जगह पे हम लोग कंपाउंड के नाम के पीछे वीक एसिड जोड़ेंगे और जब कंपाउंड में हमारे पास डबल बॉन्ड हो तो उस जगह पे हम लोग कंपाउंड के पास नोमेनक्लेचर के टाइम पे हमें उस जगह पे इनोइक एसिड, डाइनोइक एसिड, ट्राइनोइक एसिड के नाम जोड़ेंगे। तभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है, हम लोग इनोइक एसिड, डाइनोइक एसिड एंड ट्राइनोइक वर्ड कब यूज़ करेंगे, जब हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हमें सिंगल डबल बॉन्ड देख रहे हैं तो उस जगह पे हमें उसे इनोइक एसिड बोलना है। जब 2 डबल बॉन्ड देखेंगे तो उसे हम लोग डाइनोइक एसिड बोलेंगे और जब हमें वहाँ पर 3 डबल बॉन्ड देखेंगे तो उसे हम लोग ट्राइनोइक वर्ड हम लोग वहाँ पर यूज़ करेंगे। तो जो मैंने यहाँ पर वर्ड बोला ओइक, इनोइक, डाइनोइक, ट्राइनोइक, इसे हम लोग अभी समझ लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। जैसे हम लोग, मैंने अभी ये बोला, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई फैटी एसिड है और उस फैटी एसिड के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन 18 है और वो फैटी एसिड हमारा सैचुरेटेड है। तो उस जगह पे मैंने बोला जब कंपाउंड सैचुरेट होंगे तो उसका नाम के पीछे क्या आना चाहिए, नाम के पीछे ओइक आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं OIC आ चुका है। यहाँ पर टोटल 18 नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है और इसीलिए हम लोग इस कंपाउंड को क्या बोल रहे हैं, इस कंपाउंड को हम लोग ऑक्टा डेकानोइक एसिड बोल रहे हैं। अभी मान लेते हैं हमारे पास कोई कंपाउंड है और उस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन 18 है और वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो उस जगह पे हम लोग इसे कैसे नोमेनक्लेट करेंगे, जैसे हमारे पास कंपाउंड है और उस कंपाउंड अनसैचुरेटेड है और उस जगह पे 2 डबल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड है और वहाँ पर 18 नंबर ऑफ कार्बन है, तो उस जगह पे कंपाउंड का नाम क्या होगा, उस कंपाउंड के नाम हम लोग लिखेंगे ऑक्टा डेकानोइक एसिड। जैसे वहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है तो उस जगह पे हम लोग उसे बोलेंगे ऑक्टा डेका डाइनोइक एसिड। 3 डबल बॉन्ड है तो उस जगह पे हम लोग उसे बोलेंगे ऑक्टा डेका ट्राइनोइक एसिड। तो इसे हम लोग अभी स्ट्रक्चर के माध्यम से और भी इसे
अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बोला, जो हमारे पास कंपाउंड है और कंपाउंड में 18 नंबर ऑफ कार्बन है और वो सैचुरेटेड है, तो उस जगह पे सैचुरेटेड के केस में हमें क्या करना है, सैचुरेटेड के केस में हमें नाम के पीछे OIC जोड़ना है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, हम लोग इसका नाम के पीछे क्या देख रहे हैं, ऑक्टाडेकानोइक एसिड। और जब हमें अनसैचुरेटेड हो, मैंने बोला सिंगल डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ पर हम लोग सिंगल डबल बॉन्ड देख पा रहे हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, तो सिंगल डबल बॉन्ड होंगे तो उस जगह पे हम लोग इसे क्या बोलेंगे, उस जगह पे इनोइक वर्ड हमें जोड़ना है, जो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं इनोइक वर्ड है और यहाँ पर 18 कार्बन है, इसीलिए हम लोग इसे ऑक्टाडेकानोइक एसिड बोल रहे हैं। जैसे 2 डबल बॉन्ड हो तो इसका स्ट्रक्चर में हम लोग यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड देख रहे हैं और इसे 2 रहा तो इस जगह पे हम लोग इसे क्या बोलेंगे, डाइइनोइक एसिड, और इसीलिए इसे बोला जा रहा है डाइइनोइक एसिड। जैसे मैंने बोला 3 हुआ डबल बॉन्ड और उसमें 18 कार्बन हुए, तो इस जगह पे यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड हम लोग देख रहे हैं और मैंने बोला 3 डबल बॉन्ड हुआ तो उस जगह पे हम लोग इसे क्या बोलेंगे, उस जगह पे हम लोग इसे ट्राइइनोइक बोलेंगे और इसे 18 कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट है, इसीलिए हम लोग इसे ऑक्टाडेका ट्राइइनोइक एसिड बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया, जब हम लोग कंपाउंड के नोमेनक्लेचर करेंगे और उस जगह पे वहाँ पर हम लोगों ने सिंपली कंपाउंड हमारा सैचुरेटेड है और कंपाउंड हमारा अनसैचुरेटेड है, और उस जगह पे अनसैचुरेटेड हुआ तो उस जगह पे हमें देखना है उस जगह पे डबल बॉन्ड कितना है और उसके हिसाब से उसका नोमेनक्लेट कर देना है। और जब सिंगल बॉन्ड हो और उस जगह पे कंपाउंड सैचुरेट हो तो उस जगह पे नाम के पीछे हमें भूलना नहीं है, ओइक वर्ड को जोड़ना है। अभी जो नोमेनक्लेचर सिस्टम आते हैं और जो तरीका आते हैं उसे हम लोग टेलीग्राफिक सिस्टम एंड टेलीग्राफिक नोमेनक्लेचर सिस्टम बोलते हैं। और ये जो टेलीग्राफिक नोमेनक्लेचर सिस्टम है, ये सिस्टम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों फैटी एसिड के लिए एप्लीकेबल है। दैट मीन्स मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मेरे पास और हमारे पास मान लेते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों कंपाउंड है और दोनों कंपाउंड को हम लोग टेलीग्राफिक नोमेनक्लेचर सिस्टम में से उसे नोमेनक्लेट करना चाहते हैं, तो हम लोग उसे नोमेनक्लेट कर पाएंगे कि नहीं, तो डेफिनेटली हम लोग उसे टेलीग्राफिक नोमेनक्लेचर सिस्टम से उसे नोमेनक्लेट कर सकते हैं। तो हम लोग अभी देख लेंगे टेलीग्राफिक नोमेनक्लेचर सिस्टम्स क्या है। जैसे मैंने बोला, द टेलीग्राफिक नोमेनक्लेचर सिस्टम्स हम लोग सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड दोनों के लिए कर सकते हैं। जब हमारी कास्ट कंपाउंड एज एन सैचुरेटेड हो तो उस जगह पे जब हम लोग टेलीग्राफिक नोमेनक्लेचर सिस्टम यूज़ करेंगे तो उसका फॉर्मूला होंगे CN/M। तो यहाँ पर C का मतलब क्या है, C का मतलब यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर N का मतलब क्या है, यहाँ पर N का मतलब होते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम और यहाँ पर M का मतलब होते हैं नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। इस जगह से हमें और एक चीज़ भी याद रखना है और एक क्वेश्चन पॉइंट भी याद रखना है, क्योंकि हमारे पास कंपाउंड सैचुरेटेड है तो डेफिनेटली इस जगह पे कोई भी टाइप के हम लोग डबल बॉन्ड नहीं देख पाएंगे, और जब डबल बॉन्ड नहीं देखेंगे तो उस जगह पे हम लोग इसे कंसिडर करेंगे एज एन जीरो। तो उसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ब्यूटारिक एसिड है, तो उसे हम लोग जब नोमेनक्लेट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ टेलीग्राफिक सिस्टम, तो उस जगह पे हम लोग इसे क्या लिखेंगे, ब्यूटारिक एसिड, दैट मीन्स ब्यूटेन। तो इस जगह पे कितने कार्बन है, 4 कार्बन, इसीलिए यहाँ पर C4 लिखा है। और इस जगह पे इस कंपाउंड के अंदर हम लोग कोई भी टाइप के डबल बॉन्ड नहीं देखेंगे, इसीलिए इसको रेशियो 0 लिखा जा रहा है और इसे हम लोग मेंशन करेंगे C4/0। अभी क्वेश्चन ये है, जो हमारे पास कंपाउंड अनसैचुरेटेड है और जब कंपाउंड हमारे पास अनसैचुरेटेड हो तो उस जगह पे डेफिनेटली डबल बॉन्ड होंगे, और जब हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो उस जगह पे हम लोग पर्टिकुलरली जब टेलीग्राफिक सिस्टम यूज़ करेंगे तो वहाँ पर टेलीग्राफिक सिस्टम से माध्यम से हम लोग टेलीग्राफिक सिस्टम के अंदर मेनली हम लोग 2 वे एंड 2 तरीका हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो पहला जो सिस्टम है उस सिस्टम्स को हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एंड रिफाइंस। तो इस जगह पे हमें क्या देखना है, इन this we start the numbering from the carboxyl end and name of the fatty acid using the formula of CN/M. This will be mentioned as an ABC, where the C is equal to carbon, N is equal to number of carbon atom and M is equal to number of double bond। और इसे हम लोग एक एग्जांपल से भी देख सकते हैं, जिस एग्जांपल में हम लोग देख पा रहे हैं जो हमारा नंबरिंग कहाँ से शुरू हुआ, नंबरिंग जिस साइड में कार्बोक्सिल एसिड एंड कार्बोक्सिल ग्रुप जहाँ पर है वहाँ से हमारा नंबरिंग शुरुआत, क्योंकि मैंने बोला हमें यहाँ पर नंबरिंग कहाँ से करना है, स्टार्टिंग द नंबर फ्रॉम द कार्बोक्सिल एंड, और इसीलिए कार्बोक्सिल ग्रुप इस साइड पे है और इसीलिए नंबर 1 ये है, उसके बाद नंबर 2 एंड नंबर 3 उसके बाद लिखा गया है। और उसके बाद जो सिस्टम आते हैं इस टेलीग्राफिक सिस्टम में, उस तरीके और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मिथाइल एंड रिफाइंस। और हमें ये चीज़ याद रखना है, ये जो मिथाइल एंड रिफाइंस है एक टेलीग्राफिक सिस्टम्स की एक पार्ट है, और जो सिस्टम्स का जो तरीकों को और जो ये जो वे है मैंने जो बोल रहा हूँ जो मिथाइल एंड रिफाइंस, इस प्रोसेस को हम लोग पर्टिकुलरली नोमेनक्लेचर करने के लिए यूज़ करते हैं जब हमारे पास
कंपाउंड एज एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो। तो जैसे मैंने बोला कार्बोक्सिलिक एंड और कार्बोक्सिल एंड रिफाइंस, जहाँ पर हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे थे, हम लोग स्टार्टिंग कर रहे थे कार्बोक्सिल एंड से, कार्बोक्सिल ग्रुप जिस साइड में है उस साइड से। तो यहाँ पर मैंने मिथाइल एंड रिफाइंस बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग करेंगे मिथाइल एंड से, और इसीलिए यहाँ पर मिथाइल एंड हम लोग देख पा रहे हैं। और जब इसका जेनरल फॉर्मूला हम लोग इसे यूज़ करेंगे मिथाइल एंड रिफाइंस में, तो इसका फॉर्मूला लिखा जाता है CN/M ओमेगा A। तो अभी हम लोग जान लेंगे C का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, N का मतलब होते हैं, सॉरी C का मतलब होते हैं नंबर ऑफ कार्बन, राइट, N का मतलब होते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम, एंड M का मतलब होते हैं नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, एंड ओमेगा का मतलब होते हैं द इंडिकेट द काउंटिंग ऑफ द स्टार्टिंग फ्रॉम द मिथाइल एंड, A का मतलब होता है द पोजीशन ऑफ द कार्बन विद द फर्स्ट डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी बोला जो मिथाइल एंड जिस साइड में होंगे तो उस जगह पे हमें उसे नंबर 1 कंसीडर करना है, और यहाँ पर हमारे मिथाइल एंड हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसीलिए इसे ओमेगा 1, ओमेगा 2 एंड ओमेगा 3 से बोला गया है और इंडिकेट किया गया है। क्योंकि मैंने बोला जो ओमेगा इंडिकेट क्या करते हैं, यहाँ पर ओमेगा इंडिकेट करते हैं दैट द काउंटिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम द मिथाइल एंड। अब हमारे पास जो कंपाउंड है उस कंपाउंड के मिथाइल एंड किस साइड में है, तो हम लोग मिथाइल एंड इस साइड में देखा, इसीलिए मिथाइल एंड के हिसाब से उसे 1, 2 एंड 3 के हिसाब से हम लोगों ने कंसिडर की। और लास्ट जो वे है जिस वे से हम लोग कंपाउंड के नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, जब कंपाउंड हमारा फैटी एसिड हो तो उस जगह पे हम लोग इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, कॉमन नेम बोलते हैं। हमें इस जगह पे एक चीज़ याद रखना है, जब भी हम लोग कंपाउंड को नोमेनक्लेट एज एन कॉमन नेम के हिसाब से करेंगे तो उस जगह पे हमें कोई भी रूल एंड रेगुलेशन इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होते हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ मेमोराइजेशंस करना है, और हमें यहाँ पर ये देखना है जो भी फैटी एसिड को हम लोग नोमेनक्लेट कर रहे हैं तो वो फैटी एसिड कौन से सोर्स से ऑब्टेन किया जा रहा है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में ले सकते हैं, जैसे ब्यूटेरिक एसिड है, इट इज़ डिराइव फ्रॉम द बटर, इसीलिए हम लोग इसे ब्यूटेरिक एसिड बोलते हैं। जैसे हम लोग ओलिक एसिड की बात करते हैं, ओलिक एसिड के नाम ओलिक एसिड इसीलिए है क्योंकि ये डिराइव किया जाता है ऑलिव से, और इसीलिए हम लोग इसे ओलिक एसिड बोलते हैं। तो इस जगह पे हम लोगों ने ऑब्जर्व कर लिए, जब हम लोग कंपाउंड की हमारे पास कंपाउंड एज एन फैटी एसिड हो और उस फैटी एसिड को हम लोग जब नोमेनक्लेट करेंगे तो उसको हम लोग नोमेनक्लेट किस तरीके से कर सकते हैं, और हम लोगों ने देखा जो हम लोग इस नोमेनक्लेट 5 अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, और वो क्या किस तरीके से कर सकते हैं मैंने अभी सभी को ये डिस्क्राइब किए। अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, जिस पॉइंट को हम लोग अभी देखेंगे वो पॉइंट है जो फैटी एसिड के रिएक्शंस। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी लेवल में पूछा जाते हैं, और इस फैटी एसिड के रिएक्शंस जब और क्वेश्चन को जब यूनिवर्सिटी लेवल में पूछा जाते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसा पूछा जाते हैं, राइट डाउन इन नोट्स एंड एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट द रिएक्शंस इन्वॉल्व इन द फैटी एसिड। तो स्टूडेंट्स को जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा जो फैटी एसिड का रिएक्शंस कैसे होते हैं तो उसे कैसे लिखना है और किस तरीके से लिखना है, तो हम लोग इसे अभी समझ लेते हैं और जान लेते हैं। तो फैटी एसिड की जो रिएक्शन सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस क्या है? हाइड्रोलाइसिस मीन्स द process where the oil and fat react with the alkali, and whenever they are going to be react with the alkali they are going to be produce the glycerol and so, and the process is called as an सॉफोनिफिकेशन। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक फैट है, जो फैट को हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया ग्लिसराइड के हिसाब से। ये ग्लिसराइड और फैट को हमें यहाँ पर क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस पे रिएक्शंस करना है। जब रिएक्शंस करेंगे तो ये ग्लिसरॉल और सोप को जेनरेट करेंगे। तो अभी ये रिएक्शंस कैसे हो रहा है, क्योंकि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग ले रहे हैं तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड आयनाइजेशंस करते हैं, आयनाइजेशंस करने के बाद वो जेनरेट कर देते हैं Na+OH- आयन को। उसी तरीके से ये ग्लिसराइड भी आयनाइजेशंस करते हैं, आयनाइजेशंस करने के बाद यहाँ पर जेनरेट होते हैं R1C+, R2C+, एंड R3C+, और यहाँ पर जो कार्बन है, यहाँ पर वो कार्बन हमारा यहाँ पर कार्बोकैटायन जेनरेट करते हैं। तो ये कार्बोकैटायन जो जेनरेट कर रहा है, ये कार्बोकैटायन डेफिनेटली क्या होगा, प्लस चार्ज होगी, और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या करेंगे, Na+OH- आयन को जेनरेट करेंगे। तो ये OH आयन माइनस होने के लिए ये कार्बोकैटायन के साथ जुड़ जाएंगे, जुड़ने के बाद वो हमारे यहाँ पर ग्लिसरॉल जेनरेट कर देंगे।
और जो यहाँ पर हमारे जो एल्काइल ग्रुप है और सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप जो R1C डबल माइनस, R2C डबल माइनस और R3C डबल माइनस, ये माइनस चार्ज होने के लिए ये क्या कर सकते हैं, Na+ आयन के साथ जुड़ने के बाद वो यहाँ पर सोप को जेनरेट कर सके। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया सोप की प्रिपरेशंस कैसे होते हैं। तो और इसका जो हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर में हम लोग इसका सोप का स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। और हम लोग जानते हैं सोप के स्ट्रक्चर के अंदर 2 पॉइंट एंड 2 पॉइंट हम लोग देखते हैं और देख पाते हैं। एक को हम लोग पोलर हेड बोलते हैं और दूसरे को हम लोग यहाँ पर नॉन पोलर टेल बोलते हैं। एंड जनरली इसका कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग जाने तो जो पोलर हेड होते हैं ये पोलर हेड जनरली हाइड्रोफिलिक होते हैं और जो यहाँ पर नॉन पोलर टेल है वो नॉन पोलर टेल यहाँ पर हाइड्रोफोबिक होते हैं। और इसके साथ ही साथ मैं सभी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर को ये बोलना चाहता हूँ ये हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक ये जो 2 जोन हम लोग यहाँ पर देख पा रहे दैट इज अ पोलर हेड एंड नॉन पोलर टेल, these are the 2 point and these are the 2 reason important for the soap that the soap are able to soap having the cleaning property or cleansing property. That means मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जो सोप के पास एंड सोप के अंदर हम लोग पोलर हेड देख रहे हैं और नॉन पोलर टेल देख रहे हैं। ये जो पोलर हेड है ये पोलर हेड के जनरली हाइड्रोफोबिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और नॉन पोलर टेल का जनरली हाइड्रोफोबिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और ये हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स जनरली सोप के अंदर होने के लिए सोप क्लीनिंग प्रॉपर्टी एंड क्लेंजिंग प्रॉपर्टी को दिखा सकता है। वो मिसल्स फॉर्मेशंस कर सकते हैं और जिस मिसल्स फॉर्मेशंस के लिए सोप को जो हम लोग यूज़ करते हैं एज ए क्लींजिंग एजेंट के हिसाब से तो वो डस्ट पार्टिकल्स को क्लीन कर सकते हैं। अभी हम लोग दूसरी जो रिएक्शंस देख रहे हैं इस रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस। तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस क्या है? हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस मीन्स जब हम लोग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को सैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ द हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल एज एन प्लैटिनम एंड पैलेडियम और निकल, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एन हाइड्रोजनेशन। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पर जो मेटल हम लोग यूज़ कर रहे हैं जो प्लैटिनम हो, पैलेडियम हो, निकल हो, ये सभी के सभी यहाँ पर कैटलिस्ट के हिसाब से यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल में जैसे डायग्राम में हम लोग देख पा रहे हैं ये हमारा मेटल सरफेस है। इस मेटल सरफेस के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एल्कीन को डालेंगे और एल्कीन को जाने देंगे, पास करेंगे। तो हमारे यहाँ पर जो एल्कीन है और जो यहाँ पर जो हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो यहाँ पर सैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन इसके साथ ही साथ हमें और एक पॉइंट के ऊपर याद रखना है, जब भी हम लोग हाइड्रोजनेशन प्रोसेस कर रहे हैं तो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस मेनली 2 तरीके से होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोजनेशन एंड दूसरी को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। सो पार्शियल हाइड्रोजनेशन का मतलब ये हो रहा है जब हम लोग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ले रहे हैं और उसका हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, हाइड्रोजनेशन होने के बाद इसका पार्शियली डबल बॉन्ड की ब्रेकिंग होंगे और ब्रेकिंग होने के बाद वो प्रोडक्ट को जेनरेट करेंगे। तो उस कंडीशन में हम लोग इसे पार्शियल हाइड्रोजनेशन बोलते हैं और इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है when or where the conditions are adjacent to ensure that only the sum of the double bond are hydrogenated while the other are left in the place, resulting is a soft separable product. This process is called as a partial hydrogenation and complete hydrogenation का मतलब ये हो रहा है जो हमारे पास जो unsaturated fatty acid है वो completely saturated fatty acid में convert हो जाएंगे। तो ये जो मैंने partial and हाइड्रोजनेशन एंड कंप्लीट हाइड्रोजनेशन मैंने बोला इसे हम लोग अभी के एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल देख रहे हैं लाइनोलिक एसिड है जहाँ पर हम लोग 2 डबल बॉन्ड देख पा रहे हैं। एक डबल बॉन्ड 9 एंड 10 के बीच में है, दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ पर 12 एंड 13 के बीच में है। तो जब हम लोग इसे हाइड्रोजनेशन करेंगे, मैंने बोला हाइड्रोजनेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, कैटलिस्ट चाहिए जो यहाँ पर मेटल के हिसाब से हमें यूज़ करना है। तो हम लोग इस रिएक्शंस में निकल यूज़ कर रहे हैं और हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर पास कर रहे हैं। तो जब रिएक्शंस होंगे, रिएक्शंस होने के बाद ये 2 प्रोडक्ट को यहाँ पर जनरेट कर रहा है। तो एक हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर ओलिक एसिड जनरेट हो चुका है और एक यहाँ पर स्टेरिक एसिड हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ओलिक एसिड के अंदर हम लोग एक डबल बॉन्ड देख पा रहे हैं, मतलब ये पार्शियली हाइड्रोजनेटेड हो चुका है। और यहाँ पर जो हम लोग स्टेरिक एसिड देख रहे हैं ये कंप्लीटली हाइड्रोजनेटेड हो चुका है। दैट मीन्स लाइनोलिक एसिड को जब हम लोग हाइड्रोजनेशन प्रोसेस करेंगे, ये हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में ये पार्शियल हाइड्रोजनेटेड हुआ तो लाइनोलिक एसिड हमारे यहाँ पर कन्वर्ट कर देंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे ओलिक एसिड के अंदर। और जब लाइनोलिक एसिड को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट की जगह पे कंप्लीट हाइड्रोजनेशन कर लेंगे
तो उस जगह पे वो स्टेरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैंने अभी बोला कंप्लीट हाइड्रोजनेशन के बाद कोई भी टाइप के डबल बॉन्ड नहीं होते हैं, तो कंप्लीटली वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसीलिए यहाँ पर कोई भी टाइप के डबल बॉन्ड हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। और जब पार्शियली हाइड्रोजनेटेड होते हैं तो उस जगह पे डबल बॉन्ड के पार्शियली ब्रोकन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड था, इसमें एक डबल बॉन्ड ब्रेक हो चुका है और इस जगह पे एक डबल बॉन्ड रह चुका है, और इसीलिए हम लोग इसे पार्शियली हाइड्रोजनेटेड प्रोसेस बोल रहे हैं। तो इस जगह पे हमें ये चीज़ याद रखना है, लाइनोलिक एसिड पार्शियली हाइड्रोजनेटेड हुआ तो क्या जेनरेट करेंगे, हम लोगों ने देखा ओलेइक एसिड जेनरेट करेंगे, और कम्प्लीटली हाइड्रोजनेटेड हुआ तो स्टेरिक एसिड को जेनरेट करेंगे। दूसरी जो रिएक्शंस देख रहे हैं उसे हम लोग स्टेरिफिकेशंस बोलते हैं। ये स्टेरिफिकेशंस का मतलब ऐसा हो रहा है, जब फैटी एसिड को रिएक्ट किया जाएगा अल्कोहल के साथ तो वो ईस्टर एंड वाटर को जेनरेट करेंगे। यहाँ पर हम लोग ईस्टर को जेनरेट कर रहे हैं और यहाँ पर रिएक्शंस में स्टार जेनरेट हो रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग स्टेरिफिकेशंस के नाम से जानते हैं। तीसरा जो रिएक्शंस हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर इस रिएक्शंस को हम लोग यहाँ पर जनरली ड्राइंग ऑफ ऑयल बोलते हैं। अभी क्वेश्चन ये आ रहा है, इसे हम लोग ड्राइंग ऑफ ऑयल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसे हम लोग ड्राइंग ऑफ ऑयल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम लोग कोई ऑयल को ले रहे हैं और जब उस ऑयल को हम लोग एक्सपोज करेंगे एयर के प्रेजेंस में, तो वो ऑयल हमारा ऑक्सीडेशन करेंगे और ऑक्सीडाइज होने के बाद वो एक वाटरप्रूफ फिल्म को जनरेट कर लेंगे, और इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग ड्राइंग ऑफ ऑयल बोलते हैं। और ये जो रिएक्शंस हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस रिएक्शंस को हम लोग ड्राइंग बोलते हैं। तो यहाँ पर आज की जो लेक्चर था, आज के लेक्चर में हम लोगों ने सब देख लिया, जो जब हम लोग फैटी एसिड को नोमेनक्लेट करते हैं तो किस तरीके से हम लोग इसे नोमेनक्लेट कर सकते हैं, और सेकेंड जो हम लोगों ने देखा, जो फैटी एसिड का हम लोग केमिकल रिएक्शंस ऑब्जर्व करेंगे तो उस जगह पे कौन से टाइप के केमिकल रिएक्शंस हम लोगों ने कौन से टाइप के केमिकल रिएक्शंस वहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जर्व कर पाए। तो ये आज का लेक्चर था, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फैटी एसिड के ऊपर से आगे जाएंगे और हम लोग देख लेंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, और नेक्स्ट लेक्चर एंड नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू एवरीवन।